फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड लैब में। तो आज हम लोग जुड़ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी चैप्टर रिलेटेड 6 से है और कुछ चैप्टर 3 से है और कुछ मतलब मिसलेनियस है, बट ज़्यादा इसमें वेटेज दिया गया है चैप्टर 6 को। और ऐसे क्वेश्चन हैं मतलब चैप्टर 6 से जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो सारा मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए समराइज़ करके लाई हूँ। और सारे पे एक्सप्लेनेशन फुल होगा और सारा जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, एग्ज़ाम में पूछता ही है। डिजिट बदल दे वो अलग बात है, बट ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आप लोग बहुत बढ़िया से इसको देखिए, समझने का कोशिश करिए। अगर हर एक क्वेश्चन को टोटल यहाँ पे शायद 12 क्वेश्चन है, अगर ये 12 क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से समझ जाते हो तो ये आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं अपने इस प्रैक्टिस को और जानते हैं। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला टाइप जो है इस चैप्टर का वो है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे क्या लिखा है? दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 16:81 के अनुपात में है। 16 और 81 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात ज्ञात करिए। यानी यहाँ बढ़िया से समझिएगा, किसका अनुपात दिया हुआ है? क्षेत्रफल का। और किसका अनुपात निकालना है? भुजा का। जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात निकालना हो तो आप लोगों को क्या करना है? जो भी यहाँ पर जो अंक दिया हुआ है, ठीक है, ये जो अंक दिया हुआ है इसको बस करना है कि इसका वर्गमूल कर देना है। यानी इस टाइप से 16 का वर्गमूल और बट्टा 81 का वर्गमूल। ठीक है, तो 16 का वर्गमूल 16 कैसे आए? कौन सा टेबल को उसी उतने ही बार गुना करने पे 16 है, तो 4 चौके 16। और 81 कैसे आया? 9 को 9 बार गुना करके 81। तो ये हो जाएगा आपका भुजा का अनुपात। ठीक है, ये हो गया भुजा का अनुपात। अब वही इसका रिवर्स पूछता। मान लीजिए कि यही वाला क्वेश्चन होता, ये जो है क्वेश्चन लिख देता कि 4:9 ये भुजा का अनुपात है। ठीक है, यहाँ जो क्षेत्रफल दिया हुआ है इस जगह पे अगर दे देता क्या कि भुजा का अनुपात कितना है आपका? 4 और 9 है। अब आपसे पूछ देता कि बताइए यहाँ पर क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है? बस उसका क्या कर देना है? आपको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो आई होप ये वाला समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं कंक्लूड कर दूं कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 दिया हुआ है, क्षेत्रफल बड़ा होता है ना भुजा से। क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा को गुना करके निकालते हैं, तो क्षेत्रफल तो भुजा से बड़ा होना ही होना है। तो जब क्षेत्रफल दिया हो और भुजा में आना हो तो आपको क्या करना है? उसका रूट निकालना है। जब भुजा दिया हो और क्षेत्रफल में आना है तो आपको क्या करना है? उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख रहा है इस पे गौर फरमाइएगा कि डी ई पैरेलल है बी सी का। ठीक है, ये जो डी ई लाइन आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो डी ई लाइन है और ये जो बी सी लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल है, यानी समानांतर। ये समानांतर का साइन होता है। ठीक है, ये पैरेलल है। अब बात यहाँ पे करना है कि AD का मान निकालना है कि AD बराबर क्या होगा। तो बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें थेल्स का प्रमेय लगता है कि दोनों मतलब कोई भी भुजा का अनुपात जो है वो बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए ये A से लेके D तक आपको बस कर लेना है। A से लेके D, बीच में देखिए लाइन है तो बट्टा लिख लीजिए। और बट्टा में क्या? B से लेकर नीचे से ऊपर, यहाँ भी नीचे से ऊपर से नीचे, यहाँ भी नीचे से ऊपर, तो बी डी लिखिए या डी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में इक्वल टू डालिए। फिर क्या लिखिए? ए से लेके ई तक लिख दिया, ए से लेके ई तक बट्टा ई से लेके सी तक, तो ये हो गया ई से लेके सी तक। ठीक है, अब आपको क्या करना है? सारे का वैल्यू डाल देना है। तो ए डी, यहाँ ए डी, तो ए डी तो कुछ दिया ही नहीं है, क्यों दिएगा जबकि इसी का तो वैल्यू पूछा है। तो ए डी नहीं मालूम तो ए डी के जगह पे ए डी लिख देंगे। डी बी या बी डी का बात करें तो कितना दिया हुआ है? 7.2, तो यहाँ लिख देंगे 7.2 इक्वल टू ए ई, तो ए ई, ए से लेके ई तक वैल्यू कितना है? 1.8, तो यहाँ लिख देंगे 1.8। और ई सी का वैल्यू कितना है? 5.4। ठीक है,
अब यहाँ पर कुछ कट हो सकता है तो कट कर दीजिए, ठीक है। तो 18 3 जा 54 होता है, तो यहाँ पे कट हो गया, तो ये क्या हो गया 1/3। अब क्या करना है आप लोगों को, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। इक्वल टू जब रहता है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो AD को 3 से गुना करेंगे तो AD गुने 3 और इक्वल टू 7.2 को 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। अब AD यहाँ पे है और इंटू 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड 3। तो जब 3 को डिवाइड करेंगे 7.2 से तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, यानी आंसर आप लोग का क्या आ जाने वाला है, तो आप लोग कहोगे कि आंसर आ जाने वाला है 2.4, ठीक है। ये 2.4 किसका आंसर आ गया, तो आप लोग कहोगे कि AD का वैल्यू 2.4 आ गया। तो इसी टाइप का कुछ भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर अंक चेंज कर दे, यहाँ AD की जगह PQ लिख दे, यहाँ BC की जगह कुछ भी ED लिख दे, तो उससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। मेन चीज़ क्या है, आपको कंसेप्ट सीखना। तो आप लोग कंसेप्ट सीख लिए, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। तो 2 क्वेश्चन शायद आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी जो है चैप्टर 6 का है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है आप लोगों का, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है। और इसमें 3 भुजा दिया हुआ है, AB का वैल्यू दिया हुआ है, AC का वैल्यू दिया हुआ है और BC का वैल्यू दिया हुआ है। पूछता है एंगल B क्या होगा। ये सारे सवाल बहुत बार आ रहे हैं, ठीक है, बहुत रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चन पे एक एक्सप्लेन्ड वीडियो लेकर के आई हूँ। देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग बना लीजिए एक त्रिभुज, ठीक है। फिर मैं बताऊंगी ऑरली भी कैसे करना है, ये भी मैं बताऊंगी। तो ABC उसका नाम दे दीजिए। अब इस पर बताया नहीं है कि कौन समकोण है या नहीं है, कुछ नहीं बताया है, तो हम स्वतंत्र हैं, हम कहीं पर भी लिख सकते हैं। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा भुजा क्या है 12, और सबसे बड़ा भुजा इस पोजीशन पे आता है, कर्ण पे आता है। तो कोशिश करेंगे 12 को यहाँ रखने का। जब 12 यहाँ रखेंगे तो 12 का वैल्यू AC बनाना, अगर A यहाँ पहले रख दिए तो C को यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये A और C रिवर्स हो सकता था, C यहाँ भी जा सकता था, A यहाँ भी आ सकता था, क्योंकि इसी के बारे में हम केवल कन्फर्म है कि AC जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा यहाँ आएगा। बाकी B कहाँ होगा इसके बारे में कन्फर्म नहीं है, बट इन दोनों के हिसाब से B यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। अब हम लोगों को पता करना है कि ये B क्या होगा। तो आप लोग कहोगे कि यहाँ सीधी लाइन की जगह पे जब B आप लिखे हो तो 90 डिग्री डायरेक्ट तो हो गया, बट मैं अभी क्या बोली कि ये आपको वेरीफाई करके एक बार चेक करना होगा। तो आपको वेरीफाई करने के लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो AC का स्क्वायर क्या है, आप कहोगे 12, AB का स्क्वायर क्या है, आप कहोगे 6√3 का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर क्या है, आप कहोगे 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 6√3 का स्क्वायर, देखिए इसको भी देख लीजिए जरा सा, 6 का स्क्वायर करेंगे 6 गुने 6 36 हो जाएगा, और रूट 3 का भी स्क्वायर तो होगा, तो रूट थ्री कितना हो जाता है 3 हो जाता है। कोई भी 2 सेम रूट वाला गुना होता है तो 3 हो जाता है। कैसे, तो रूट थ्री गुना करोगे तो √9, और √9 का वैल्यू क्या होता है 3, तो 36 और 3, ठीक है। सॉरी 36 और 3, पहले इसको गुना कर लीजिएगा, ठीक ना। तो 6 है और यहाँ पे √3 हो गया ना, तो 36, हाँ 36 और 6, एक सेकेंड 6√3 है, इसको 6√3 से इंटू करना है, तो 6 और 6 तो हो जाएगा 36, और 36 और 3, हाँ ठीक है, कंफ्यूज हो गई थी मैं थोड़ा सा। 6 × 18 का 8 हाथ में बचा 1, 3 × 9 और 1 10, और प्लस यहाँ 6 × 36 हो जाएगा। तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हो क्या कि 144 एक तरफ आया, लेफ्ट साइड पे 144 आया, और राइट साइड पे भी 108 और 36 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 144। यानी जब पाइथागोरस प्रमेय खुद में फुलफिल हो रहा है B को यहाँ रखने पे, इसका मतलब कि B का वैल्यू क्या आने वाला है, एंगल B का वैल्यू क्या आएगा 90 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट है, सारे मॉडल सेट में आप देख सकते हो, पिछले ईयर का क्वेश्चन भी निकाल के आप लोग देख सकते हो कि ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। और मैं वैसा क्वेश्चन को ही लाने का कोशिश की हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग देख पा रहे हो, देखिए यहाँ पर बोलता है कि एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज PQR है। हाँ बोले ठीक है, अच्छी बात है। अब ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन ऐसा चिड़िया वाला, ये साइन अपने आप को बताता है कि जो आपका 2 त्रिभुज लिखा हुआ है ना, ये समरूप है, ठीक है। ये जो 2 त्रिभुज है ये क्या है, समरूप है। तो जब ये 2 त्रिभुज समरूप है,
ठीक है। और 1 2 3 एंगल का वैल्यू दिया है और पूछता है एंगल क्यू का वैल्यू क्या होगा। मतलब ठीक है, बता देते हैं भाई एंगल क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ना हम लोग लॉजिकली समझने का कोशिश करेंगे। देखिए ऐसे समझते हैं, जब कोई दो त्रिभुज यानी कि एक बना लेते हैं ABC और एक बना लेते हैं PQR, ठीक है। और ये दोनों, पहले रुकिए, ABC और PQR क्या होगा, समरूप होगा। तो हम लोगों को ऐसे पता करना है कि A के बराबर P है, B के बराबर Q है और C के बराबर R है। आप बोलोगे कैसे? तो समरूपता की यही कसौटी होती है कि आपस में दो त्रिभुज क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो A यहाँ, B यहाँ, C यहाँ, तो A का पार्टनर कौन है? तो आप कहोगे A का पार्टनर P है। तो अगर हम A यहाँ पे रखें तो बिल्कुल दोनों त्रिभुज हम समकोण ही बनाए हैं, तो P यहाँ रखेंगे। अगर B यहाँ रखें तो आप बोलोगे B का पार्टनर कौन है? तो आप बोलोगे कि B का पार्टनर तो B का पार्टनर तो Q है। तो B अगर एंगल 90 डिग्री पे बना रहे हैं तो यहाँ पे Q को भी 90 डिग्री बनाएंगे। और C का पार्टनर कौन है? तो R है। तो C यहाँ पे है तो R यहाँ पे। अब वैल्यू देख लीजिए, तो A का वैल्यू है 30 डिग्री, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। B का वैल्यू अगर 70 डिग्री है तो B का, यहाँ B के बराबर कौन था, Q, तो Q का वैल्यू भी 70 डिग्री हो जाएगा। C का वैल्यू 80 डिग्री है, तो C का पार्टनर कौन था, C का पार्टनर R है, तो R का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। R का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। अब निकालने क्या कहा था, तो आप बोलोगे निकालने कहा था Q का वैल्यू। तो अब मैं कहूँगी यहाँ पर कि Q का वैल्यू, B का पार्टनर कौन था, Q था, और B का वैल्यू कितना था, 70 डिग्री, है ना। तो Q का वैल्यू निकालने बोला तो Q का वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका, B और Q ये दोनों पार्टनर है, तो इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा, B का वैल्यू 70 डिग्री, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? आई होप समझ में आया हो। चलिए बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ देख सकते हो आप लोग कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, ठीक है, इसमें एंगल A बराबर है F का, B बराबर है E का, C बराबर है D का। मतलब ऐसे लिखा है कि A बराबर है F का, B बराबर है E का, ठीक है, और B E के बराबर है, और C जो है वो D के बराबर है, C जो है वो बराबर है D का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज में क्या संबंध होगा? तो जस्ट जो अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 4, इसी का ये वाला उल्टा है, ठीक है। इसका क्या है, ये वाला उल्टा है। तो यहाँ पर आप लोग देख लो कि जब आपस में सारे एंगल जो है आपस में बराबर है, इसका मतलब है कि ये जो त्रिभुज ABC है और ये जो त्रिभुज DEF है, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। और इस क्वेश्चन में साथ ही साथ मैं बात कर दूं, बुक वगैरह में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ PQR नहीं लिख करके PRQ लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो इस कारण से जब PRQ लिखा जाएगा ना, तब Q का वैल्यू 80 डिग्री आएगा। तो इस पर कोई बच्चे बहुत ज़्यादा बवाल नहीं करेंगे कि 70 आंसर आ रहा है, 80 आना चाहिए था, ठीक है। वहाँ PRQ लिख रहा है, दैट्स वाई CQ के बराबर होता है, तो CQ के बराबर होकर के 80 बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर होगा, 4 और 5 बिल्कुल इंटरलिंक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन आई मीन एक्सरसाइज 6 का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे सबसे पहले इस कीवर्ड्स को पकड़िए, ठीक है। कीवर्ड्स लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। समद्विबाहु, स्वयं समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर कर लेते हैं, तो एक समद्विबाहु बन गया। अब बोल रहा है कि इसका नाम दे दो ABC। अब हम बोले कि ABC कहाँ रखे भाई, तो खुद बता दिया कि B समकोण, तो B समकोण, तो B को समकोण पे रखो और C यहाँ रख दो। अब बोल रहे दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है, तो BC अगर 4 सेंटीमीटर है तो कोई एक भुजा को आप 4 सेंटीमीटर और बना सकते हो, क्योंकि कोई दो भुजा क्या होगा, आपस में बराबर होगा, उसी को समद्विबाहु कहते हैं। अब तीसरा निकालना है तो आराम से निकाल लो, AC निकालना है, यानी बड़ा वाला निकालना है, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB का भी वैल्यू 4 और BC का भी वैल्यू 4।
और टोटल का रूट करेंगे तो 4×16, 4×16 और 32, और 32 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4√2। यानी कैसे निकला ये 32 का रूट कैसे निकला दिखा देती हूँ। तो 2 के टेबल से 16 बार में, 2 का टेबल से 8 बार में, 2 का टेबल से 4 बार में, 2 का टेबल से 2 बार में और 2 का टेबल से 1 बार में। तो आप बोलोगे किसका किसका पार्टनर मिल गया, ये 2 मिल गया साइड, ये 2 का पार्टनर मिल गया साइड, ये बेचारा इकलौता बच गया। तो ये बनेगा √2 में। तो ये हो गया 4 और ये हो गया √2। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनका भी थोड़ा सा मदद करिए एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है ना जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और कहीं आप लोग को इस तरह का एक्सप्लेनेशन जल्दी देखने को भी नहीं मिलता है, मिलता होगा बट बहुत ही रेयर केस में। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न त्रिभुजों में समरूपता की कसौटी क्या होगी, ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है, समरूपता की कसौटी पूछता है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या है, एक त्रिभुज, त्रिभुज ABC और यहाँ पे क्या है त्रिभुज PQR। अब देखिए A बराबर है किसका, P का, B बराबर है Q का और C बराबर है R का। तो जब 3 एंगल आपस में बराबर हैं, क्या 3 एंगल आपस में बराबर हैं, तो क्या बोले हम 3 एंगल, बार बार मेरे वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, 3 एंगल आपस में बराबर है। तो 3 एंगल आपस में बराबर होंगे तो AAA का कसौटी लगेगा। तो ये हो गया आंसर। समझ में आया, आई होप अच्छी तरह से समझ में आया हो। नेक्स्ट इसी पर 7 नंबर हो चुका है, 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर आ चुका है, 8 नंबर, एक सेकेंड रुकिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये 11 पे पहुंच चुके हैं हम लोग डायरेक्ट। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि 7 के सिमिलर है। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दी हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, निम्न त्रिभुजों में समरूपता की कसौटी क्या होगी। फिर से वही सेम सवाल है लेकिन पैटर्न अलग है। इस बार देखिए एक एंगल छूट गया, ठीक है, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग कहोगे कि एक एंगल और एक एंगल तो मैच खा रहा है, तो हम बोले लिख लो फिर, एक एंगल मैच हो रहा है तो लिख लो भाई। अब बोलोगे कि ये वाला साइड और कोई साइड नहीं मैच खा रहा है, बट ये वाला साइड और ये वाला साइड मैच खा रहा है। हम बोले ठीक है लिख लो फिर, सॉरी एंगल नहीं, AC भुजा और P, कौन सा PQ, हाँ AC भुजा और PQ भुजा मैच खा रहा है। तो हम बोले क्या क्या मैच खाया, तो आप बोलो कि एक तो A मैच खाया, एक S मैच खाया, S मैंने साइड। तो हम बोले कि अच्छा ठीक है। फिर आप लोग अब ऐसे भी चेक करो कि 5 को ऊपर और 2.5 नीचे लिखें, इक्वल टू बड़ा वाला 10 ऊपर और 5 नीचे लिखें। ठीक है, और इसको कट करें तो 5 दूनी 10 और 2.5 दूनी 5। तो क्या सेम आ रहा है दोनों का रेशियो, तो आप कहोगे हाँ। तो इसी को तो थेल्स प्रमेय भी कहते हैं ना, कि किसी का भी अनुपात जो होता है वो क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है। तो आप अब क्या समझ में आया कि दो साइड यहाँ पे इक्वल है, लिखा नहीं है इक्वल, देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है इक्वल बट ये इक्वल है। ठीक है, अनुपात के फॉर्म में। तो जिस कारण से क्या हो गया, ये SAS का कसौटी हो गया। ठीक है, या कहीं पे ASA भी लिखा, सॉरी SAS, हाँ ठीक है SAS सास। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर पे चलते हैं। ठीक है, बहुत ही मेहनत लगता है, ठीक ना, ये सारे क्वेश्चन को एक जगह अरेंज करने में, इस पे एनालाइज करने में, कैसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है नहीं है, उसके बाद कहीं जा कर के आप लोगों के लिए ये लाया जा सकता है। अब देखिए ये इस टाइप का क्वेश्चन है, पूरा लिखता है इसमें कि पूर्णांक 6Q + 1 कैसी संख्या है। तो आप लोग यहाँ पर करना क्या, 6 गुने क्या है Q, 6 गुने Q + 1। अब इस Q की जगह पे ना आप अपने मर्जी इस्तेमाल करो। ठीक है, 6 के Q की जगह पे किसी से भी गुना करो, लो 1 से गुना कर लो 12 से गुना कर लो, किसी से भी 20 से गुना कर लो। आंसर देखो, 6 गुने 1 + 1 13, 6 गुने 12 12 छक 72 और 1 73, 20 छक 120 और 1 121। अब बताइए कि जितने बार भी आपका आंसर आ रहा है, क्योंकि Q की जगह पे आप स्वतंत्र हो किसी चीज़ को भी लेने के लिए, तो ये जो भी आंसर आ रहा है कैसी संख्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे विषम संख्या दिख रहा है। कैसी संख्या दिख रहा है, विषम संख्या। आप इसको क्या बोल सकते हैं, भाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 121 किसी ना किसी टेबल में आएगा, 11 के टेबल में 11 बार में 121 आएगा,
इसलिए ये सारी संख्या क्या है, विषम संख्या। आई होप समझ में आया होगा। अब आप लोग कहोगे कि क्वेश्चन नहीं आया, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। अब भाई यहाँ पे 6 क्यूब + 1 है, यहाँ 4 क्यूब + 1 दे दे तो क्या आफत हो जाएगा, आपको तो बस चेक ही करना है ना। चलिए बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए हालांकि ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बच्चे इसको कर ले जाते हैं, लेकिन पूरे एक्सरसाइज का मतलब जहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है पूरे बल्क में, वहाँ पे इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगता है। टफ हालांकि कैसे, क्योंकि थोड़ा सा घुमावदार है। कैसे, 6/15 का दशमलव प्रसार अगर चेक करना है तो क्या करते हो, 6 को तोड़ते हो कि 2 × 3, 15 को भी तोड़ते हो तो 15 कैसे टूटेगा, 3 × 5। अब 3 और 3 कट हो जाता है तो बचता क्या है नीचे में, 2/5। अब नीचे वाले को देखते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश, नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर। अब नीचे वाले को देखते हैं क्या कि क्या ये 5 नीचे लिखा हुआ है, 5 का कुछ पावर है या 2 का कुछ पावर है, तो आप कहोगे हाँ नीचे में तो 5 है। हम बोले ठीक है, अगर नीचे में 5 है या 2 है, दोनों में से कोई एक है, क्या बोले, या तो 5 है या तो 2 है या दोनों ही है, तो आपका क्या होगा ये प्रसार, शांत। एक और एग्जांपल दे देते, जैसे 7/49, ठीक है, या 7 चलिए दे दिए, हाँ चलिए 49, तो 7 का तो कुछ नहीं टूटेगा, 7 ही रहेगा। 49 कैसे आएगा, 7 × 7 करके, तो ये 7 और 7 कट गया तो क्या बचा, 1/7 बचा। अब हम बोले कि बताओ तो हर में 2 या 5 है या ये 2 5 दोनों है, तो आप बोलोगे नहीं, 2 5 दोनों ही नहीं है और ना ही 2 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, आसान। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद नीचे हर वाला को चेक करना है कि क्या 2 या 5 का पावर है या फिर दोनों ही है क्या, दोनों ही है क्या। तो जब देखोगे कि ये दोनों शर्त पूरा हो रहा है तो शांत, नहीं है तो अशांत। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगला 11 नंबर और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये सवाल देखिए कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है। ये एक समीकरण हो गया आप लोगों का और ये आप लोगों के लिए दूसरा समीकरण हो गया। 2 समीकरण दे देता है और इसमें पूछ देता है कि बताइए प्रतिच्छेदी है, संपाती है कि समानांतर है। सवाल ये भी पूछ देता है कि बताइए संगत है कि असंगत है, ये भी पूछ देता है। ठीक है, देखते हैं कि होता कैसे है, सवाल बनता कैसे है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, जो सबसे पहला वाला अंक होता है, सबसे पहला वाला अंक ये जो 5 है, इसको हम लोग बोलते हैं A1 = 5। ठीक है, दूसरा अंक जो है B, इसको बोलते हैं B1 = -4। क्या लेना है, अंक और चिन्ह। फिर तीसरा अंक क्या है, C1 = 8। फिर नीचे वाले समीकरण को सब में 2 लगा देते हैं, तो A2 = 7, B2 = 6 और C2 = -9। अब सिंपली करते क्या है कि सारा का तुलना कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबका तुलना कर लेते हैं। सबके नीचे बट्टा लगा के तुलना कर लीजिए केवल। क्या कोई कट हो रहा है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 कट हो रहा है। ठीक है, और ये कट हो रहा है, नहीं कट हो रहा है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो ना ये वाले इसके बराबर है ना ये वाला इसके बराबर है, यानी तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो जब तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये वाला शर्त होगा। देखिए इसमें ये भी जब 2 बराबर नहीं है तो भी इसको लेते हैं, और अगला में C1 और C2 भी बराबर नहीं होता है तो भी यही शर्त को लेते हैं। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, बताइए प्रतिच्छेदी है, समान संपाती है या समानांतर है। तो हम देखें कि तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, ऐसे में क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। अगर हमसे पूछता कि संगत है असंगत है तो भी काम यही करते, और देखते क्या तीनों ही बराबर नहीं है तो बोलते संगत है। और अगर पूछता बताइए एक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, कोई हल नहीं है, तो भी हम देखते तीनों बराबर नहीं है तो हम क्या बोलते केवल एक हल है या अद्वितीय हल है। तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर ये वाला बताइएगा हमको कि ये क्या है, संगत है कि असंगत है। ठीक है, दूसरे नंबर पे बताइएगा कि ये प्रतिच्छेद है, समानांतर है या संपाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमको बताइएगा क्या कि ये क्या कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ये वाला है सवाल।
तो ये आप लोगों के लिए क्या रह जाएगा, एच वर्क हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में आंसर देना है। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये टेबल। ये टेबल अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के जाते हो तो आप लोगों का 2 से 3 मार्क्स तो यहीं से पूछ रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का बात करें, सब्जेक्टिव में तो फिर आएगा ही आएगा। तो आप लोग ना ऐसे याद कर लीजिए, हम आपको संगत असंगत याद ही करवा देते हैं। संगत मतलब क्या, संग संग साथ में चलेंगे। तो देखिए, जब तीनों ही बराबर ना हो, संग में है तीनों, तीनों ही बराबर हो तो संगत। मतलब या तो तीनों ही ना बराबर हो या तीनों ही बराबर हो, तो ऐसे में क्या बोलेंगे, संगत। और एक ठो बराबर है एक ठो नहीं है, तो ये लोग क्या है, दोस्ती सही से नहीं निभा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। याद रहेगा, एग्जाम तक याद रहेगा, गारंटी ले लो ये चीज़। और ये सारा आप लोगों को याद करने का काम है। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा आज 12 सवाल, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जहाँ समझ में नहीं आया हो पूछना, नेक्स्ट में फिर से वीडियो लाने वाली हूँ इसी पे कुछ देर बाद, और डिस्कस करते हैं फिर क्या है कैसा है। तब तक के लिए जितना भी मैं सवाल बताई हूँ सब पर 1-2 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।